Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने सर चैप्टर 16 दैट इज ऑल अबाउट ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आप लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया. एंड आज एक छोटा सा टॉपिक है आपका चैप्टर 6 दैट इज ऑल अबाउट सम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग. वो नेक्स्ट वन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. एंड थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट अबाउट द डेप्रिसिएशन को लेकर. क्लियर, वन बाय वन कुछ पॉइंट्स हैं अबाउट द डेप्रिसिएशन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. क्लियर, चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं. पढ़िए जी. सबसे पहले सम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में नंबर वन पॉइंट आपके पास है डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड वर्ड है जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कोई नया वर्ड तो नहीं है अपने आप में. कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग टर्म है एंड वहीं से आप लोगों का टॉपिक है जस्ट ऑडिट पॉइंट से, क्योंकि सर वन ऑफ द मेन ऑडिट कॉन्सेप्ट में से ये भी तो चीज आती है कि जो एक्सपेंडिचर आपके सामने आ रहा है ऑडिट करते टाइम, क्या क्लाइंट ने, क्या एंटिटी ने कहीं उसको गलत क्लासिफिकेशन में तो नहीं डाला हुआ. दैट मीन्स अगर मान लीजिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको रेवेन्यू में डाला हुआ है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उसको कैपिटल में डाला हुआ है, तो एक बार आई थिंक सो पहले आपको चेकआउट कर लेना चाहिए कि दोनों की डेफिनेशन क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने आप में कौन से होंगे. क्लियर, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग. यस प्लीज. चैप्टर 6. It means expenditure incurred for acquiring assets, including incidental expenses. Including, underline the word. Even sir, जो incidental means the secondary expenses, जो like जैसे मशीनरी को इंस्टॉल करना, उसके ऊपर कैरेज का जो एक्सपेंडिचर है, ये सभी अपने आप में कैपिटलाइज होंगे. एंड बेटर सर आप AS10 ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को लेकर कि एसेट को परचेज करने में, उसको पुट टू यूज करने तक जो भी आप लोगों के एक्सपेंडिचर आते हैं, रेडी टू यूज करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर आपके पास आते हैं, दैट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एसेट. तो बेसिकली वो सभी के सभी आपके क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे. बट रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई एसेट को लेकर नहीं, डे टू डे ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं वो अपने आप में कौन से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्या लिखा हुआ है जी? इट मींस Expenditure incurred to carry on operations of an entity during an accounting period. Yes, during an accounting period. Example, installation charges incurred with respect to the machinery. And revenue expenditure में कौन आए, salary to staff, traveling expenses, regular maintenance charges with respect to the machinery. जैसे कि normally कल भी मेरी कहाँ डिस्कशन हो रही थी इस पॉइंट को लेकर कि अगर लेटेड भी हमने एक मशीनरी का पार्ट रिप्लेस करवाया, हमने एक मशीनरी का पार्ट रिप्लेस करवाया, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बताओ बताओ. तो पहले रिप्लाई कभी मत देना कि सीधा ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है. किसने कहा पार्ट रिप्लेस करना अपने आप में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है? सर अगर तो उस पार्ट को रिप्लेस करवाने से आप लोगों की कोई एफिशिएंसी, आप लोगों की कोई कॉस्ट कटिंग, कोई बेनिफिट आप लोगों को होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में, देन तो सर आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर करें. अदरवाइज पुराना पार्ट रिप्लेस करवा के नया डलवाना नॉर्मल रिपेयर का एक्सपेंडिचर है. इसमें कौन सी कोई एफिशिएंसी बढ़ी आप लोगों की? वो तो पता ही है कि सर पुराना खराब होगा तो नया तो बदलवाना पड़ेगा ही पड़ेगा. दैट बिकम्स पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट अगर उस पार्ट को डलवाने से, रिप्लेस करवाने से एक नई एफिशिएंसी आएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, देन वो अपने आप में क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. तो ये क्वेश्चंस आज भी ये डाउटफुल जाते हैं, इवन आप जितनी मर्जी स्टडी कर ले. क्योंकि सर द पॉइंट इज दैट कि वहां पे क्लियर कट तो नहीं लिखा होता कि एफिशिएंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी. आपको क्वेश्चन से प्रेडिक्ट करना होगा कि क्या कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आए. एंड अगर वो क्लियरली आंसर नहीं दे रहे तो हम भी सर क्लियरली नहीं बताए, आपको अभी डबल आंसर देंगे. क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस प्लीज. आगे इफेक्ट ऑन द मेन चीज, इफेक्ट ऑन
earning capacity of entity. सर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज आपकी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्लियर, एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी। दोनों में वर्ड क्या है, ये मेंटेन करने में, जैसे मैंने वर्ड बताया, वो पार्ट रिप्लेस करने से नया तो कुछ नहीं हुआ, बट जो ऑलरेडी अर्निंग कैपेसिटी थी वो क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं नहीं सर, गाड़ी में अपन ने ये पार्ट चेंज करवाया, मैं कहा पहले से कोई फर्क पड़ेगा, पहले से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट पहले जैसे चलनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मैंने इसको मेंटेन करने के लिए, नॉट इंक्रीज करने के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वर्ड क्या आता है, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। यस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज debited to asset account and shown in balance sheet आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और वो कहां पे जाते हैं सर, नॉमिनल अकाउंट है तो नेचुरली प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर। हाउएवर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर होगा तो उस केस में हम थोड़ा थोड़ा पार्ट हम क्या करते रहते हैं, राइट ऑफ करते रहते हैं, क्लियर। डेप्रिसिएशन का सर पर्पस क्या होता है, कि डेप्रिसिएशन आप बुक्स में क्यों चार्ज करते हो। पहली बात, अधेरेंस टू द, क्या लिखा हुआ है, कि मतलब अगर आपने एसेट परचेज करी, लेट इट बी 50,000 की आपने एसेट परचेज करी, आप उसको एसेट बनाकर ही हर साल राइट ऑफ करते हो, क्यों, क्योंकि उसके बेनिफिट एक ही साल में थोड़ी आएंगे। उस एसेट को यूज करके मैं हर ईयर क्या करूंगा, रेवेन्यू। तो तेरा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि जो जो अर्निंग जिस जिस ईयर में आप रिकॉर्ड करेंगे उसके मैचिंग आप लोगों के एक्सपेंसेस डलने चाहिए। तो सर मैं कैसे 100% आज ही डेप्रिसिएशन क्लेम करूं, सर हम तो अपने बेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है अधेरेंस। यस प्लीज, द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ fixed asset during the financial year is charged with the same accounting year's revenue, resulting in matching of expense and revenue. बिल्कुल सर, सेम अकाउंटिंग ईयर में जितना जितना रेवेन्यू वैसे वैसे आपके एक्सपेंडिचर, हम क्या करेंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। कीपिंग द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट इंटैक्ट। यस प्लीज। Sinking fund is usually created to retain the amount of depreciation charged in the P&L account. बिल्कुल सर। अब सिंकिंग फंड जो अपन मेंटेन करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है सिंकिंग फंड का, कि आपको भी पता सर, आपकी जो एसेट है अगर आप जितने साल के भी ली, यूजफुल लाइफ जितनी भी कंसीडर कर रहे हो, और वो भी आपका ही एस्टिमेट है, हमारा कुछ नहीं है, आपका ही एस्टिमेट है, जितनी भी यूजफुल लाइफ आप इसकी कंसीडर कर रहे हैं, आपको भी तो पता कि कुछ टाइम के बाद ये क्या होगी, डेड होगी, एंड डेड होने के बाद इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इतना सारा फंड आप उस टाइम पे कहां से लेकर आएंगे। तो बेटर है जितनी जितनी डेप्रिसिएशन आप प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, वही सेम अमाउंट एक रिजर्व में डालना शुरू कर दीजिए। जैसे लेट इट बी 1 लाख रुपए की मशीनरी है, तुझे पता है कि 10 साल उसकी लाइफ है, 10-10 हजार आप हर साल क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। जब तुम्हें पता है तो आप लोग इकट्ठा 10 साल बाद 1 लाख रुपए या जितने की भी एसेट है कहां से लेकर आओ, आप स्टार्टिंग से ही मेंटेन करना शुरू कर दो। मैंने क्या करा जी, जितना जितना मैं डेप्रिसिएशन में डालता हूं उतनी अमाउंट सिंकिंग फंड में निकालनी शुरू कर। और सिंकिंग फंड अपने आप में है ही क्या, स्पेसिफिक रिजर्व, जो किस पर्पस के लिए क्रिएट किया जा रहा है, फॉर द एसेट रिप्लेसमेंट। यस प्लीज, कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। बाकी सर कोई मैं अपनी ओर से वॉलंटरली थोड़ी डाल रहा हूँ डेप्रिसिएशन, ये तो कंपनीज एक्ट की भी रिक्वायरमेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रिक्वायरमेंट है, कि जो भी एसेट को आप यूज करते हैं उसको एज पर द कंपनीज एक्ट आप क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। एंड यस, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो चार्ट बनता है वो बिल्कुल अलग बनता है, और जो नॉर्मल WDV अपना ये अपना इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बनता है वो बिल्कुल क्या बनता है, सिंपल बनता है, अलग बनता है। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यूजफुल लाइफ की, डेज की, कोई मतलब नहीं इनकम टैक्स वालों को। इनकम टैक्स वालों को सीधा मतलब ये है, ओपनिंग बैलेंस है तो पूरा रेट, बिफोर तेरा 2 अक्टूबर या 6 मंथ से पहले पहले वाला जो होता है तो भी पूरा रेट, एंड आफ्टर होगा तो आधा रेट। उनके केस में कोई डेज का सिस्टम नहीं है, मतलब फर्स्ट हाफ में अगर आपने ली होगी तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन, चाहे आप लोग 30 सितंबर को परचेज करो, 30 सितंबर को परचेज कर तो भी तुझे 15% पूरी मिलेगी, क्लियर। तो उनका क्लियर सा फंड है, बट इनका नहीं सर, इनका तो कंपनीज एक्ट में प्रॉपर यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, परसेंटेज एंड ऑल रेट भी इनके अलग वे से निकलते। और इनका जो फॉर्मूला बार जो बना होता है, मतलब काइंड ऑफ जो इनका एक एक चार्ट बना हुआ है, वो स्पेशल काइंड है। उसमें डेट्स का एक एक एंट्री करनी पड़ती है उसमें, मान लो जो एंट्री जिस डेट में ली है उसी एंट्री में वो रिकॉर्ड होगा।
अब मशीनरी की 15 एंट्रीज होती हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि सारी मशीनरी अलग अलग डेट की है, तो ये डेट वाइज चलता है। आगे, यस, प्रेजेंटिंग और रही बात सर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द एसेट ऑफ एन एंटिटी शो करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन बुक्स में चार्ज करनी पड़ती है। पढ़िए, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स decrease due to use, acceleration of time or obsolescence. The amount of depreciation is reduced from the historical cost of the asset. बिल्कुल, Thus, the assets are recorded at a true and fair value in the balance sheet. तो आपको भी तो पता है सर अल्टीमेटली कि जो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इसमें रिडक्शन होनी ही होनी है। उसका कारण क्या होगा? इफ्लेक्शन ऑफ टाइम या ऑब्सोलेसेंस। क्लियर, कि जैसे जैसे आप उस चीज को यूज करते जाएंगे वो ऑब्सलीट होती जाएगी। क्लियर, या बेसिकली टाइम के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या जाती है? डाउन ही जाती है। क्लियर, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्लियर, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? लैंड को छोड़कर। क्लियर, बाकी सबके केस में आपकी क्या चल लगती है? डेप्रिसिएशन लगती ही लगती है। आगे, नाउ सर इन्होंने क्या कहा? 123 जो बेसिकली आपका ए डेप्रिसिएशन के ऊपर एप्लीकेबल है, तो ये आपका ऑलरेडी पेपर 1 एंड 5 में अकाउंटिंग के अंदर कवर हो रहा है। क्लियर, सो आपको यहाँ पे उसका फॉर्मेट एंड ऑल शेड्यूल 2 एंड 3 यहाँ पे रीड नहीं करवाया। क्लियर, बट एप्लीकेबल है। ये मत कहिएगा कि शेड्यूल 3 अकॉर्डिंग या ग्रुप 1 में आप लोगों ने जो एक पेपर रीड आउट किया होगा, एक अपना चैप्टर रीड आउट किया होगा अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने अकाउंट्स बनाए थे ना, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ भी क्या है? एप्लीकेबल है। ऑडिट में ये एक्सपेक्ट मत करना कि अल्टीमेट यही सिलेबस है तो यही आएगा। कुछ पार्ट अकाउंट्स या लॉ के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि ऑडिट का काम ही है, ऑडिटर का काम ही है कंप्लायंसेस चेकआउट करना। कुछ जर्नली क्वेश्चन भी अकाउंट्स में से, कुछ जर्नली क्वेश्चन भी लाइक एएस में से निकल कर। अब आपका कहें है तो यार ऐसे कह रहे थे पूछ रहे हैं एएस। क्लियर, तो इनका कुछ नहीं है सर, एक आधा क्वेश्चन में भी शायद किसी ना किसी वे से ये आ सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट इज depreciation as per the schedule 2 of the companies act 2013 to be read in conjunction with section कितना? 123। क्लियर, पढ़िए जी, सेक्शन 123 का पार्ट ए। सबसे पहले डेप्रिसिएशन इज द systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. yes, the depreciable amount of an asset is the क्या है? cost of an asset और other amount substituted for क्या लिखा हुआ है? cost। अच्छा सर, समटाइम्स यहाँ पे ये अदर अमाउंट सब्सटीट्यूटेड फॉर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? और क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे? एक तो सिंपल पॉइंट है कि जितनी आपकी कॉस्ट होती है उसको राइट ऑफ करना शुरू कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? अदर अमाउंट सब्सटीट्यूटेड फॉर कॉस्ट। अगर एसेट की रीवैल्यूएशन होगी, अगर एसेट को रीवैल्यू किया जाएगा तो रीवैल्यूड अमाउंट क्या कॉस्ट होती है क्या? रीवैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स इज पॉसिबल ना। आप लोग रीवैल्यूएशन करवाते हो ना, तो उस केस में सर आप रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। क्लियर, नेक्स्ट इज लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू, तो हमें पता ही सर, माइनस इट्स स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। वो भी सर देखो सिंपल सी बात, अगर तो गिवन होती है, कहते गिवन सर एज पर द कंपनीज एक्ट होगी, हम आपको बताएंगे कि हमारे अकॉर्डिंग उस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू कितनी होती है, आप उस अकॉर्डिंग टू ही क्या करेंगे? अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जैसे फॉर द यूजफुल लाइफ, The useful life of an asset is the period over which an asset is expected to be available for use yes, by an entity or the number of production of similar units. अच्छा, कईयों में वो अपना नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड भी फॉलो करते हैं। क्लियर, कि लेट इट बी, जैसे अगर हम बात करें ये प्रोजेक्टर की ही बात करूं अगर मैं नॉर्मली, सर इनकी ईयर्स में लाइफ नहीं, इनकी आवर्स में लाइफ है। क्लियर, कुछ मशीनरीज की जो लाइफ होती है वो यूनिट्स में होती है कि ये इतनी प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है सर, आप उस नंबर ऑफ प्रोडक्शन की रेशो में, प्रोडक्शन यूनिट्स की रेशो में आप क्या करिए? उसको राइट ऑफ कर दीजिए। तो वॉट एवर बी द यूजफुल लाइफ, मे बी सर ईयर्स में, मे बी यूनिट्स में, मे बी आवर्स में, आप अकॉर्डिंग टू दैट उसको क्या करें? सॉल्व करें। क्लियर, expected to be obtained from the asset by the entity, and for this purpose the term depreciation includes word क्या लिखा हुआ है? amortization also। yes, without prejudice To the foregoing provisions of previous paragraphs, in case of such class of companies as may be prescribed whose financial statements comply with the accounting standards prescribed for such class of companies under section 133, the useful life of assets shall not normally be different from the useful life, and the residual value shall not be different from
डबल कर दिया। ओके, फ्रॉम दैट एज इंडिकेटेड इन पार्ट सी, इनके कहने का मतलब ये है, आपको जैसे कहा गया कि आपकी यूजफुल लाइफ, आप अपनी रेजिडुअल वैल्यू होनी चाहिए, और आप उसको डेप्रिसिएशन में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। जब आप डेप्रिसिएशन निकालते हो, तुम स्क्रैप वैल्यू भी माइनस करते हो, डिवाइड बाय क्या करते हो, यूजफुल लाइफ करते हो। तो अगर मैंने आपको कह दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपनी मनमर्जी करोगे कि कोई भी यूजफुल लाइफ ले ली, कोई भी स्क्रैप वैल्यू ले ली, नहीं। जो पार्ट सी में लिखा होगा, पार्ट सी मतलब इसी स्केड्यूल का, स्केड्यूल 2 है ही डेप्रिसिएशन के ऊपर है। पार्ट सी आपको बताएगा कौन सी एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी होती है एंड कौन सी एसेट की स्क्रैप वैल्यू कितनी होती है, ऑलरेडी मेंशन। मतलब आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, कंपनीज एक्ट के अंदर ही आपको रहना होगा, स्केड्यूल के अकॉर्डिंग टू ही आपको चलना होगा। अब लेटेस्ट एक कंपनी के मैंने अकाउंट्स बनाए, उसमें कुछ एसेट्स की क्या हुई, एडिशंस हुई, जो इस ईयर में मतलब 21-22 में उन्होंने परचेज करी थी। हमने गूगल किया कि वो जो एसेट है, एज पर द कंपनीज एक्ट, या एक्ट उठाया, एज पर द कंपनीज एक्ट उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, एंड वही लाइफ हमने अपनी बुक्स में क्या करी, टेकअप करी। मैं अपनी मर्जी थोड़ी कर सकता हूँ। जब लिख तो दिया कि आप पार्ट सी से बाहर नहीं हो सकते, प्रोवाइडेड दैट, यस, Provided that if such a company uses a useful life or residual value, which is different from the useful life or residual value indicated therein, इट शैल डिस्क्लोज द जस्टिफिकेशन फॉर दी सेम। और अगर आप डिफरेंट लेते भी हैं, अगर आप डिफरेंट लेते भी हैं, तो उसकी जस्टिफिकेशन आप क्या करें, प्रोवाइड करें, और अपने जैसे लेते ही हैं। हम नॉर्मली कहते हैं जी जो पार्ट सी में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू ही हम क्या करेंगे, कंप्लायंस करेंगे, हम इनसे बाहर होके नहीं चले। क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे चलिए, पार्ट बी, द यूजफुल लाइफ or residual value of any specific asset as notified for accounting purposes by a regulatory authority constituted under an act of parliament or by the central government shall be applied, shall be applied in calculating the depreciation to be provided for such asset irrespective of the requirements of this schedule। क्लियर? मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा जो आपको एक चार्ट दिया गया पार्ट बी में, आपको वही लाइफ, वही रेजिडुअल वैल्यू क्या करनी है, कंसीडर, और वो भी स्पेसिफिक एसेट्स की, स्पेसिफिक एसेट्स की। अगर सरकार ने कह दिया कि इस पर्टिकुलर एसेट की लाइफ हमारे अकॉर्डिंग इतनी होती है, रेजिडुअल वैल्यू इतनी होती है, तो आपको उतना ही कंसीडर करना हो। एंड पार्ट सी, सब्जेक्ट टू पार्ट ए एंड बी अबव, दिस पार्ट स्पेसिफाई द यूजफुल लाइफ ऑफ वेरियस टेंजिबल एसेट्स। मतलब जो पार्ट बी में नहीं कवर होते, पार्ट ए में नहीं कवर होते, वो पार्ट सी में क्या होंगे, कवर होंगे। क्लियर? तभी मैंने वर्ड बोल दिया सब्जेक्ट टू। वर्ड समझो, सब्जेक्ट टू मतलब उनको ध्यान में रखते हुए, मेरे वाले में ये पॉइंट्स है। yes, detailed provisions with respect to depreciation contained in AS 10। अब इसमें तेरा AS 10 आएगा, रिवीजन आप लोगों का काइंड ऑफ कंपोनेंट अकाउंटिंग जो हमने पढ़ा था एयरक्राफ्ट वाला, वही पॉइंट्स आपके दोबारा रिपीट होंगे, पढ़िए। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज सेपरेटली, हाँ जी, each part of an item of property, plant and equipment with a cost that is significant in relation to total cost of the item should be depreciated separately। सर वैसे तो देखो जी, अगर वो एसेट अपने आप में मेजर क्या है, अलग अलग हैं, सिग्निफिकेंट कॉस्ट अलग अलग हैं, देन आपको सबको अलग अलग क्या करना चाहिए, डेप्रिशिएट करना चाहिए। क्लियर? जैसे एलोकेशन, अब जैसे ऐसे थोड़ी कि प्लांट एंड मशीनरी सारी सेम होती, सर प्लांट एंड मशीनरी में भी ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, कोई 30% वाली है, कोई 15% वाली है, कोई 40% वाली भी, अलग अलग तरह के रेट है। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना जी प्लांट एंड मशीनरी तो एक ही होगी, सारी की सारी 15%, ये गलत है। आगे बढ़िए, एलोकेशन एंड एंटरप्राइज allocates the amount usually recognized in respect of an item or PPE to its significant parts and depreciates each such part separately। आप सर सबसे पहले तो अपनी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अगर सिग्निफिकेंट, अपनी क्या करें, अलग अलग डिवाइड करें, और ईच पार्ट आपका सेपरेटली क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा, ना कि इकट्ठा होगा। क्लियर? यस, आगे फॉर एग्जांपल इट मे बी अप्रोप्रिएट टू डेप्रिशिएट सेपरेटली द एयर फ्रेम एंड द इंजन ऑफ द एयरक्राफ्ट। आपने पढ़ा कंपोनेंट अकाउंटिंग, इसको वर्ड बोलते हैं कि हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे जी कंपोनेंट वाइज, क्योंकि एयर फ्रेम बॉडी, एयर बॉडी सर उसकी अलग लाइफ है, इंजन की अलग लाइफ है। तो दूसरी बात, ये दोनों अपने आप में क्या है, सिग्निफिकेंट कॉस्ट वाले हैं। हम पहले दिन से ही दो एसेट ग्रेड करेंगे, एक नहीं ग्रेड करेंगे। मैं एयरक्राफ्ट नहीं, एयर फ्रेम अलग,
और इंजन अलग, ये दोनों अलग अलग करूंगा। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग। और रही बात, अगर तुझे लगता है जैसे आपने डिफरेंट करा, अगर कोई लगता है कि कुछ एसेट्स अलग अलग हैं, ये ग्रुप की जा सकती है इन द सेम क्लास, तो इसको ग्रुपिंग करो। क्लियर? अ सिग्निफिकेंट पार्ट Part of an item of PPE may have a useful life and a depreciation method that are the same as the useful life and depreciation method of another significant part। तो बेटर से दोनों को क्या करो, ग्रुपिंग कर दो, इकट्ठा ही डेप्रिशिएट करना क्या कर दो, शुरू कर दो। देखो जी, हमारे अकॉर्डिंग जहां काम बढ़ना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, वहां करो। और जहां पे काम आपका इजी वे से ग्रुप हो सकता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बट जहां ग्रुपिंग, जहां एलोकेशन होनी चाहिए, वहां पे वही मेथड लगना चाहिए। एंड ब्लॉक ऑफ एसेट की तरफ, अब जैसे मान लो लेटर बी, वो भी एसेट और ये एसेट, दोनों की यूजफुल लाइफ सेम है, दोनों की रेजिडुअल वैल्यू सेम है, डेप्रिसिएशन मेथड सेम है, तो दोनों को क्लब कर दो, दोनों को ग्रुप कर दो। उसमें तो फिर आप डबल डबल काम क्यों करोगे? बट मैंने ऊपर अलग करवाने का मैटर क्यों कहा था? लाइफ अलग थी, रेजिडुअल वैल्यू अलग थी, तो फॉर्मूला सेम कैसे हो जाएगा? आगे चल, रिमाइंडर आइटम्स, यस, टू द एक्सटेंट दैट an enterprise depreciates separately some parts of an item of PPE. Hmm. It also depreciates separately the remainder of the item. yes, the remainder consists of the parts of the item that are, क्या लिखा हुआ है, individually not significant if an If an enterprise has varying expectations for these parts, approximation techniques may be necessary to depreciate the remainder in a manner that faithfully represents the, देख वो भी तेरे पे छोड़ दिया, किसी को कुछ नहीं कहा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं कही, कहता कोई रिमाइंडर आइटम अगर बची है ना, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फेथफुल मैनर है ना, उस फेथफुल मैनर में आप अपना क्या कर लीजिए, उसको डेप्रिशिएट कर लीजिए। बस कंजम्पशन पैटर्न आपका ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कि वो जो एसेट की कंजम्पशन है ना, वो एक ट्रूली अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होनी चाहिए, रिप्रेजेंट होनी चाहिए। मेथड आपके अकॉर्डिंग दे, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं। आगे, यस, पार्ट्स हैविंग इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट, यस प्लीज। an enterprise may choose to depreciate separately the parts of an item that do not have a cost that is significant in relation to the total cost of the item. बिल्कुल, कि अगर मान लो सर इनको अलग ही कर दें, जैसे जो इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट वाले होते हैं, मन करे उसको हम सीधा ही प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के वन टाइम ही क्या कर दे, खत्म कर दे, कि ऐसे ही छोटी सी पार्ट को अपन एसेट बनाएंगे, पता नहीं कितने साल तक वो अलग जाएगी। छोड़ो परे सर, वन टाइम में शॉर्ट खत्म करो, एक बार में प्रॉफिट एंड लॉस में डाल लो, निपटाओ। दैट इज कि ये तो आपकी एंटरप्राइज की ही क्या है, वॉलंटरली आप लोगों के एस्टिमेट्स हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज recognition of depreciation, yes please। the depreciation charge For each period should be recognized in the statement of P&L unless it is included in the carrying amount of another asset. बिल्कुल सर, जब तक वो किसी दूसरी एसेट, ये क्या वर्ड बोल रहा है, ये मीनिंग बता फटाफट लाइन से पढ़ के, कहां पे बात कर रहे हैं, बताइए बताइए। जल्दी बोलो। डेप्रिसिएशन कब से कैपिटलाइज होने लगी? बोलो बोलो। जब एक एसेट दूसरी एसेट को बनाने में क्या हो रही हो, यूज हो रही हो, तो फर्स्ट मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन होती है, वो दूसरे की कॉस्ट की पार्ट नहीं बनेगी क्या? उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे या कैपिटलाइज करेंगे? कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब यहां की जो एसेट है, वो दूसरी एसेट को जनरेट करने में क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो इस एसेट की जितनी भी कॉस्ट है, जितनी भी डेप्रिसिएशन है, वो दूसरे की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। मैं प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी बेचूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस में तो कब जाती है, ये एसेट अर्निंग कैपेसिटी में यूज हो रही है, फिर तो आप किस में लेके जाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं कह रहा हूं ये एसेट दूसरी एसेट को बनाने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, तो सर उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी जब कैपिटलाइज करोगे। इंटरनली जनरेटेड एसेट्स, जो इंटरनली जनरेटेड होती हैं, उसमें क्या होता है, एक एसेट दूसरी एसेट को बनाने में हेल्प कर रही है, तो जब वो इंटरनली जनरेटेड एसेट की कॉस्ट निकालोगे, कैपिटलाइज करोगे, पहले वाले की डेप्रिसिएशन तो भी उसका पार्ट बनेगी। समझ रहे हो ये चीज? आगे चल, एक्सेप्शन, द डेप्रिसिएशन चार्ज
for a period is usually recognized in the statement of P&L. However, sometimes the future economic benefits embodied in an asset are absorbed into basic other assets. आगे ना बढ़े देख कि समटाइम्स FEB डायरेक्टली नहीं आते बट वो किसी दूसरी एसेट को बनाने में लग जाते हैं। आगे, इन दिस केस द डेप्रिसिएशन चार्ज कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अदर एसेट and is included in its carrying amount. For example, the depreciation of manufacturing plant and equipment is included in the cost of conversion of inventories. जब आप नॉर्मली इन्वेंटरीज तैयार करते हो तो कॉस्ट प्रोडक्शन के केस में आपने कॉस्ट शीट पढ़ी है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट बनाते हो ना, कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते? क्या चार्ज नहीं करते? या डाउट आ रहा है अभी भी? नहीं जाती। अगर एज पर द कॉस्ट अकाउंट्स होती है मैन्युफैक्चरिंग के केस में डेप्रिसिएशन बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। जो आप लोगों की प्रोडक्ट की कॉस्ट की क्या बनती है? पार्ट बनती है, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? यस। नेक्स्ट इज depreciable amount and depreciation period. पढ़िए जी। The depreciable amount means of an asset should be allocated on a systematic basis over its useful life. Yes, the residual value and the useful life of an asset should be reviewed. Underline should be reviewed at least at each financial year end, मतलब once in a year. हर साल आप अपनी रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ को क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे ही करेंगे। एंड if expectation yes differ from previous estimates, the change should be accounted. then sir AS5 के अकॉर्डिंग क्या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ ना कुछ तो होगा, या तो लाइफ चेंज हुई होगी या बेसिकली आप लोगों का मेथड चेंज हुआ होगा। तो वट एवर द केस AS5 के अकॉर्डिंग टू आप अपना ट्रीटमेंट करना क्या करें? शुरू करें। तभी तो कहा कि वंस इन अ ईयर आपने ये चीज रिव्यू करनी ही करनी है। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड till residual value exceeds the carrying amount. मतलब इसके कहने का मतलब क्या हुआ? हाँ, जब तक तेरी कैरिंग अमाउंट स्क्रैप वैल्यू से नीचे नहीं जाती तब तक डेप्रिसिएशन लगाना मत बंद करना। चाहे 1 रुपया भी आ रहा हो तो भी आपने चार्ज करना। समझ रहे हो ना वर्ड? तो जब तक आपकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, स्क्रैप वैल्यू कम है, वो डेप्रिशिएट होती जाएगी, नीचे आती जाएगी। और जिस टाइम पे रेजिडुअल वैल्यू ऊपर हो गई तो मतलब तेरी एसेट तो खत्म ही हो गई, रेजिडुअल वैल्यू तो ऊपर आ गई और कैरिंग अमाउंट नीचे चली गई, तो सर अब थोड़ी डेप्रिसिएशन आप छोड़ सकते हो। क्लियर? पढ़िए। यस, डेप्रिसिएशन इज टू रिकॉग्नाइज्ड even if the fair value of assets exceeds its carrying amount. बेशक फेयर वैल्यू से मैटर नहीं करता हमारा, फेयर वैल्यू से मैटर नहीं करता। फेयर वैल्यू चाहे आपकी क्या हो, एक्सीडिंग हो, मार्केट वैल्यू है। आप तो कॉस्ट लेस क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन करते हैं। यस, एज लॉन्ग एज द एसेट्स रेजिडुअल वैल्यू डज नॉट एक्सीड इट्स कैरिंग अमाउंट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एन एसेट डू नॉट नेगेट द नीड टू डेप्रिशिएट। अरे रिपेयर मेंटेनेंस होना अलग चीज है, डेप्रिसिएशन होना अलग चीज है। तो आप इन आइटम्स को कॉन्ट्राडिक्ट ना करो ना, ये अलग अलग रखो। कहते जी आपकी मार्केट वैल्यू तो ज्यादा है तो डेप्रिशिएट करने की क्या जरूरत? क्यों? यूज तो कर रहे हैं ना। और मार्केट वैल्यू तो रीवैल्यूड है, अपने को कौन सा मिल गई, और जिस दिन एक्चुअली सेल करेंगे पैसा मिलेगा मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, पर आज ही थोड़ी बुक करेंगे। तो अपना डेप्रिशिएट करता जा। कहते फिर एक तरफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही है, होने दे, वो अलग चीज है, डेप्रिसिएशन अलग चीज है। आगे, द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज डिटरमिन्ड आफ्टर डिडक्टिंग इट्स रेजिडुअल वैल्यू। मतलब डेप्रिसिएशन तब तक चार्ज होगी जब तक उसकी कैरिंग अमाउंट रेजिडुअल वैल्यू से नीचे नहीं जाए। क्लियर? यस। अब पढ़िए। इफ residual value is more than its carrying amount, the residual value of an asset may increase to an amount equal to or greater than its carrying amount. If it does, depreciation charge of the asset is zero unless and until its residual value subsequently decreases to an amount below its carrying amount. कहता है अगर आपकी रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट मे इंक्रीज टू एंड, उसको कर सकते हैं, मे इंक्रीज एन अमाउंट इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स कैरिंग अमाउंट इफ, अगर नॉर्मली जैसे अपने उसको वो एसेट यूज के अगेंस्ट हमारी नहीं रही, जैसे आप कहते हैं कि हमारे काम की वो एसेट नहीं रही बट मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट उसकी ज्यादा आ रही है और रेजिडुअल वैल्यू उसकी क्या है, कम, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फिर उसको रेजिडुअल वैल्यू तक क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इफ इट डज, अगर ऐसा करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ द एसेट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू उसके बराबर या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्लियर? अनलेस एंड अनटिल its residual value subsequently decreases to an amount below its carrying amount. सर अगर मान लो बाद में फिर उल्टा हो गया,
मैंने क्या कहा, सुन लो इसको ध्यान से, जस्ट नॉर्मली समझा रहा हूँ, सिंपल सा पॉइंट है कि लेट इट बी कैरिंग अमाउंट आपकी कितनी थी, 50,000। सुन, रेजिडुअल वैल्यू तेरी कितनी थी, 30,000। अगर ये तेरी 50 क्या थी, कैरिंग अमाउंट, क्लियर, और ये क्या थी तुम्हारी रेजिडुअल वैल्यू 30,000। अब मेरे काम की वो चीज नहीं रही, मेरे को उसमें नेक्स्ट आगे नहीं यूज दिख रहा था, तो मैंने क्या करा सर, इसको 50 तक मैं रेजिडुअल वैल्यू क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। और इसका यहां तक पहुंचना, 50 तक रेजिडुअल वैल्यू को भी करना, मतलब डेप्रिसिएशन आगे से आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि आपकी रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो चुकी है, या मे भी आप थोड़ा ज्यादा ही कर लो, ज्यादा ही कर लो। नेचुरली सर इतनी वैल्यू तो आपको मिल ही जाती है। अगर लेटेड भी जिसकी लाइफ 5 साल थी, 5 साल में स्क्रैप वैल्यू इतनी थी, मैंने उसको 4 साल यूज करा, उसको बंद कर दिया, तो नेचुरली आज उसकी रेजिडुअल वैल्यू तो ज्यादा होगी ना। वो जो रेजिडुअल वैल्यू मैंने पहले सोची थी, वो 5 साल के एंड में थी, और आज 4 साल के एंड में, तो आप इंक्रीज कर सकते हो। क्लियर। अनटिल एंड अनलेस कहता है ये जीरो तब तक रहेगी डेप्रिसिएशन, जब तक सब्सीक्वेंटली तेरी रेजिडुअल वैल्यू डिक्रीज नहीं करती, क्लियर, बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट। अगर दोबारा 50 से 30 पे आ जाओगे, फिर 20,000 का फिर गैप आ जाएगा, आपकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा होएगी, आपकी रेजिडुअल वैल्यू, फिर तो डेप्रिसिएशन डालनी बनती है। कहता लॉजिकली चलो ना सर, मैंने आपको कहा डेप्रिसिएशन बंद तब करो जब आपकी रेजिडुअल वैल्यू किसके बराबर है। अगर कल को फिर इनके बीच में डिफरेंस ऊपर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, रेजिडुअल वैल्यू ऊपर चली जाए, बट रेजिडुअल वैल्यू अगर नीचे होएगी ना कैरिंग अमाउंट से, तो डेप्रिसिएशन तो सर पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लियर। तो इन एनी केस अगर रेजिडुअल वैल्यू आपका ग्रेटर और इक्वल टू कैरिंग अमाउंट है, द डेप्रिसिएशन इज जीरो। ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, कैरिंग अमाउंट है, द डेप्रिसिएशन इज जीरो। बट लेस देन होगी तो वहां पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज यस, अवेलेबल फॉर यूज, पढ़िए जी। Depreciation of an asset begins when it is available for use, that is, when it is in location and condition necessary for it to be capable of सर operating. कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग, जिस दिन मेरे लिए वो अवेलेबल फॉर यूज हो गई ना, रेडी फॉर यूज जिसको वर्ड बोलते हैं, नॉट पुट टू यूज। मेरे को मतलब नहीं कि पुट टू यूज कब है, हमारे अकॉर्डिंग रेडी फॉर यूज अगर वो है, आपका उसी टाइम से डेप्रिसिएशन चालू हो जाएगा। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन Of an asset ceases at the earlier of the date that the asset is retired from active use. or is held for disposal, clear, and the date the asset is derecognized। दो ही केस है, या तो आपने उसको अपनी बुक्स में से डीरेकॉग्नाइज कर दिया, या दूसरा वर्ड क्या था, रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर क्या कर दिया, डिस्पोजल। दोनों में से जो अर्लियर होगा, दोनों में से जो अर्लियर होगा, आप उस पॉइंट पे अपना ये हटा देना डेप्रिसिएशन। यस, देयरफॉर Depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use, but not held for disposal. जब तक आप ये नहीं रिटायर करना, रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज करना डजंट मीन कि उसकी डेप्रिसिएशन बंद हो जाएगी, अनटिल एंड अनलेस इट इज हेल्ड फॉर। या तो अगर तूने बंद करा, मैं क्या सर एक बात बताओ, तुमने रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज कर दिया, मशीनरी बंद कर दी, क्या बेचने के लिए रखी है, कहता नहीं फॉर द टाइम बिंग करिए बंद, तो सर डेप्रिसिएशन तो पड़ेगी। क्यों, इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइम। या तो इसको रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज करते ही हेल्ड फॉर क्या कर दे, डिस्पोजल कर दे, देन डेप्रिसिएशन क्या होगी, बंद होगी। बट कल्ला रिटायर करना फ्रॉम द एक्टिव यूज डजंट मीन कि आपकी डेप्रिसिएशन क्या होगी, सीज होगी। आगे बढ़िए। हाउएवर अंडर यूसेज मेथड्स Of depreciation, the depreciation charge can be zero while there is no production. बिल्कुल सर, उस केस में तो वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग है ना, जिस साल प्रोडक्शन ही नहीं हुई, क्योंकि आपने मेथड कौन सा लगाया, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड मेथड, जब जिस साल प्रोडक्शन ही नहीं हुई तो उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगी, जबकि गलत है, इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइम तो है। बट सर आपके केस में मेथड ही कौन सा चलता है, नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड। ये चीज फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड While considered in determining the useful life, yes, the future economic benefits embodied in an asset are consumed by an enterprise principally through its use. Yes, however other factors such as technical or commercial obsolescence and wear and tear while an asset remains idle often result in the diminishing of the economic benefit that might have obtained from the asset। सर एक बात बताओ, टाइम तो खराब हो ही रहा है, अगर आपकी 6 महीने वो मशीनरी नहीं चली, आप कह रहे हो जी ये कौन सा चली है, बट इसने तेरे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में नुकसान तो करा ही है। अगर 6 महीने ये तेरी मशीनरी चलती, तुझे क्या मिलते, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते, और आप कह रहे हो जी ना तो कुछ गया ना कुछ आया। हाँ पे ना कुछ आया, ये भी तो नुकसान है।
ये भी तो कुछ नुकसान है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी ओर से कौन सा कुछ गया, कुछ जाना ही नहीं, कुछ ना आना भी क्या होता है, नुकसान ही होता है। जो इसकी वजह से 6 महीने में आना था, मेरी वो आइडल कैपेसिटी रही, सर मेरा तो नुकसान ही हो रहा है जी। आगे, कंसिक्वेंटली ऑल द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इन डिटरमिनिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। तो जब भी आप एक यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो दीज पॉइंट्स आप लेकर चलेंगे। पहला, एक्सपेक्टेड यूसेज ऑफ द एसेट क्या है, पढ़िए जी। यूसेज इज असेस्ड बाय by reference to the expected capacity or physical output of the asset. एग्जैक्टली Expected expected physical wear and tear, yes, which depends on operational factors such as the number of shifts for which the asset is to be used Hmm. and the repair and maintenance program. बिल्कुल Technical or commercial obsolescence arising from changes or improvements in production or from a change in the market demand for the product. बिल्कुल and legal or similar limits on the use of the assets such as the expiry dates of the related leases and all, ये सारे फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना चाहिए, देन अपनी यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट आपको फाइंड आउट करनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इज यूजफुल लाइफ में बी शॉर्टर देन इकोनॉमिक लाइफ। क्लियर, पढ़िए। द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट is defined in terms of its expected utility to the enterprise. बिल्कुल। The asset management policy of the enterprise. एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आपके लिए वो कितनी वैल्यू एडिशन रखती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, कि तुम्हारे लिए कितने साल मायने रखते हैं इस एसेट के लिए। क्लियर। द एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द एंटरप्राइज में इन्वॉल्व द डिस्पोजल ऑफ एसेट आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। अच्छा, कुछ की पॉलिसी क्या होती है, फिक्स होती है। क्या पॉलिसी फिक्स होती है सर? हमारे केस में तो जो भी एसेट हम लेते हैं, लाइक हमारे पीसीज, लैपटॉप्स, जितना हम यूज करते हैं, हम इसकी लाइफ 3 साल लेके चलते हैं। 3 साल के बाद हम इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि कुछ का मानना ही है, चाहे बेशक 5 साल 10 साल चल जाए, कि हमें जो वैल्यू 3 साल बाद अच्छी मिल जाएगी ना, हमारा यूज इतना है, उसके बाद ये किसी लायक नहीं रहेगा। जैसे अपन ये ऑटोमोबाइल्स के केस में कहते हैं कि कार की लाइफ तो जी 5 साल है, जबकि 15 साल नहीं कुछ होता। कि जी वैल्यू हमारे तो जो जो 5 साल में मिल सकती है ना, उसके बाद इसकी कुछ वैल्यू नहीं मिली, उल्टा ये डाउन 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 ही जाएगी, क्यों, कितने मॉडल्स अपग्रेड हो जाएंगे। जो लास्ट 5 इयर्स की जो हैं, आज भी उनकी क्या है, वैल्यूज हैं, बट अगर कोई 10 साल पुरानी गाड़ी उठा लो, उसकी वैल्यू वहीं की वहीं कांस्टेंट। दैट इज, तो आपकी शायद एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका मानना कुछ अलग भी हो सकता है। क्लियर। हाँ जी, क्या डाउट। बिल्कुल, पार्ट्स, हाँ। बेस्ट जस्टिफिकेशन मैंने दी थी, चेक करो वहां पे, लाइन पढ़ो, लास्ट फर्स्ट पेज की लास्ट लाइन। अगर हमें कोई और दूसरी तरीके से करना है, डिस्क्लोजर देना। आप डिस्क्लोजर दो, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप कर नहीं सकते। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, स्केड्यूल। स्केड्यूल ने जो लिखा हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बट हर बार ऐसा नहीं होता कि आपके, मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, जस्टिफिकेशन मांग रहा हूँ। अगर आप जेन्युइन होंगे, अगर आपकी बात सही होगी, तो हम आपको अलाउ करेंगे। अदरवाइज तो हमने आपको बता ही दिया कि पार्ट सी के अकॉर्डिंग, पार्ट बी के अकॉर्डिंग, या जो हमारा लिखा हुआ है आपको यही फॉलो करना है। ये हाँ, सेकंड केस में कि मान लो अगर मैनेजमेंट अपनी बात चलती भी है, क्लियर, अगर वो अपनी यूजफुल लाइफ कंसीडर करते भी हैं, तो क्या क्या उनको कंसीडर करना होगा, दीज आर द फैक्टर्स, ये चीज इन केस ऑफ। हाँ जी, कहाँ पे पार्ट बी में तो आपकी कौन सी है, जो स्पेसिफिक एसेट्स है। क्लियर, जो स्पेसिफिक एसेट्स को लेकर, वो भी किसने, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, किसी ने, या कोई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जो नॉर्मल शेड्यूल ने अपना बताया हुआ है, वो तो पार्ट सी में बताया हुआ है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बताई है यूजफुल लाइफ, तो वो भी स्पेसिफिक एसेट के केस में, वो पार्ट बी के अंदर लिखी हुई है। पार्ट सी में रेजिड्यूरी मतलब ऑल ओवर, बाकी जितनी सारी तेरी, उसमें लास्ट वर्ड पर वेरियस टेंजिबल एसेट लिखा होगा, वेरियस मींस जितनी है सारी, बाकी इसमें है, उनको छोड़कर जो पार्ट ए या बी में कवर हो गई, ये चीज। क्लियर। नेक्स्ट इज क्या पढ़ रहे थे हम, ये वाला सर, इन केस ऑफ, In case of land and building. हाँ जी, Land and building are separable assets and are counted for separate. अब जैसे इसमें मोस्ट कॉमन पॉइंट आता है सर, लैंड एंड बिल्डिंग। जैसे आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग में लैंड भी है और बिल्डिंग भी है, दोनों अलग अलग है ना। अब अल्टीमेटली सर, मैंने तो बिल्डिंग की वैल्यू दी, कहते बिल्डिंग की वैल्यू नहीं सर, आपको इसको अलग करना चाहिए।
नो डाउट, नो डाउट, लैंड के ऊपर ही क्या होगी, बिल्डिंग होगी, बट एक वैल्यू आपको डिफाइन करनी चाहिए कि बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है। जैसे आर्किटेक्ट के पास जाइए, आर्किटेक्ट के पास जाइए, वो आपको वैल्यूएशन करके देगा कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है और आपकी जमीन की वैल्यू कितनी है। और नॉर्मली लैंड को हम अलग एसेट दिखाते हैं नॉन डेप्रिशिएबल में, और बिल्डिंग के ऊपर क्या लगती है, डेप्रिसिएशन लगती है। बिल्डिंग मटेरियल पे लगाना जो ऊपर लगा हुआ है। बट अब लेट इट बी, ये 4 करोड़ की बिल्डिंग है, तेरे को लग रहा है कि ये 4 करोड़ की बिल्डिंग है? अगर मैं कह रहा हूं ये शोरूम 4 करोड़ रुपीज का है, तो क्या लग रहा है कि ये 4 करोड़ का है? शोरूम थोड़ी है, लैंड यहाँ की महंगी है। शोरूम बनाने में तो कितना लगा होगा, मैक्सिमम 70-80 लाख रुपए, वो भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। 50 लाख रुपए नहीं लगे होंगे इतनी बिल्डिंग को बनाने के लिए। क्या स्ट्रक्चर ही है सर, कुछ भी नहीं है। मेन 3 करोड़ तो इसमें से क्या है, सिर्फ लैंड की कॉस्ट है। दैट इज द प्राइम। आगे बढ़िए। यस। Even when they are acquired together. With some exceptions, such as sites used for landfill, land has an unlimited useful life and therefore is not depreciated. अब जैसे इसके केस में डेप्रिशिएबल क्यों नहीं होती, क्योंकि लैंड की अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है। ये कौन सा डेप्रिशिएट होनी है बता। क्लियर। आगे, एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लैंड ऑन विच अ बिल्डिंग स्टैंड डज नॉट अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग। तभी कहते हैं सर लैंड को लग रखो, क्योंकि लैंड तो डे बाय डे क्या करती है, अप्रिशिएट ही करती है। क्लियर। और इसकी अप्रिशिएशन होना बिल्डिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। यस, इन सम केसेस the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefit. जैसे माइंस, जो कोल माइंस एंड ऑल होती हैं, वहां पे लैंड भी क्या होती है, डेप्रिशिएबल, क्योंकि उसमें वैल्यू जो है वो निकली जा रही है, एग्जॉस्ट होती जा रही है ये चीज। डेप्रिसिएशन मेथड, यस, द डेप्रिसिएशन मेथड used to reflect the pattern in which the future economic benefits of the assets are expected to be consumed by the एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द, क्या लिखा हुआ है, एंटरप्राइज। जस्ट एक मिनट यहां तक पहले रिवाइज करना, बंद कर दे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट। यस, द डेप्रिसिएशन मेथड applied to an asset should be reviewed at least at every financial year. ये तो पॉइंट हमारा हो चुका। ये तो आपने क्या कहा था कि सर हर साल आप उसको क्या करें, रिव्यू करें, एंड जो भी इसमें चेंजेस वगैरह होंगी, मे बी इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट, मे बी इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, एज पर द AS5 आप उसको क्या करेंगे, डील करेंगे। एंटिटी टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड एंड डिसाइड अबाउट अ चेंज इन मेथड इफ रिक्वायर्ड। क्लियर। अब एक बताइए, क्या आप मेथड चेंज कर सकते हैं? कब? पॉलिसी कब कब चेंज कर सकते हैं अपन? अकाउंटिंग पॉलिसी कब कब चेंज कर सकते हैं? डिस्क्लोजर देने के बाद, जब ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिलता, वो तो हो गया। लॉ की रिक्वायरमेंट हो, AS की रिक्वायरमेंट हो, या ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए, 3 केसेस में हम लोग अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि अगर लेटेड भी आप लोगों को लग रहा है जी SLM से अपन ने किसी और मेथड में जाना है, तो क्या हम चेंज कर पाएंगे? यस, यू कैन चेंज। अ वैरायटी ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड्स can be used to allocate depreciable amount of an asset on a systematic basis over its useful life. Yes. These methods include the straight line method, the diminishing balance, and units of production method. Yes. Straight line depreciation results in a constant charge over the useful life if the residual value of the asset does not change. Yes. The diminishing balance method results in a decreasing charge over the useful life. जैसे SLM में तो आपकी consistent चलती है ना, और WDV में आप देखते हो फर्स्ट ईयर ज्यादा, कम कम कम, उससे नीचे नीचे, क्योंकि डेप्रिशिएबल अमाउंट पे वो लगती है, जिसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस पे। क्लियर। तो डेप्रिसिएशन भी क्या जाएगी, नेचुरली डिमिनिशिंग रेट पे ही जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज, यस, द यूनिट्स ऑफ production method results in a charge based on the expected use or output. The enterprise selects a method that the most closely reflects the expected, underline that method most clearly reflect the expected pattern of consumption of the FEB embodied in the asset। की मतलब जिस जिस वे से आपको उस एसेट्स को कंज्यूम करने से FEB आएंगे, वैसे वैसे पैटर्न में आप अपने डेप्रिसिएशन क्या करेंगे,
चार्ज करेंगे। अब इसमें तो सिंपल सा क्या होता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में जिस ईयर जितनी जितनी प्रोडक्शन होगी उस अकॉर्डिंग टू हम क्या करते जाएंगे, डेप्रिशिएट करते जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट is that method is applied consistently from period to period unless there is change in the expected pattern of the consumption of those FEB or that the method is changed in accordance with the क्या लिखा हुआ है, statute to best reflect the way the asset is consumed। तीन ही केस थे सर, स्टैच्यूट की रिक्वायरमेंट, एएस की रिक्वायरमेंट या ट्रू एंड फेयर। इन तीन केसेस के कारण आप अपना मेथड, यूजफुल लाइफ या जो भी है वो चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज मेथड बेस्ड ऑन क्या होना चाहिए, रेवेन्यू नॉट एप्रोप्रिएट। कैसे, a depreciation method A depreciation method is based on revenue that is generated by an activity that includes the use of an asset is not appropriate. The revenue generated by an activity that includes the use of an asset generally reflects factors other than the consumption of the economic benefits of the asset. For example, revenue is affected by क्या लिखा हुआ है, other inputs and processes, yes, selling activities and changes in sales volume and prices। तो सर अपने अपने रेवेन्यू बेस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज करना ये तो अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू में तो इफेक्ट करने वाली कई आइटम्स है ना, रेवेन्यू को इफेक्ट करने वाली तो कई आइटम्स हैं, डिस्काउंट भी होता है, चेंज इन द प्राइस भी होता है, चेंज इन द वॉल्यूम भी होता है। तो आप कह रहे हो जी जैसे जैसे रेवेन्यू जनरेट होगा उतनी उतनी डेप्रिसिएशन हम उसके अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे। रेवेन्यू इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कि आप डेप्रिसिएशन उसके अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, बुक्स में चार्ज करेंगे, ये अपने आप में सही नहीं है। इज दैट क्लियर। एंड द लास्ट, द प्राइस कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू may be affected by inflation। ये भी तो सकता है, पहले से कोई चेंज हुआ ही नहीं, आप कह रहे हो मेरी सेल बढ़ गई, मैंने डेप्रिसिएशन का प्रोपोर्शन ज्यादा करना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया भाई, कहता जी आपने तो कहा था रेवेन्यू। मैं कह रेवेन्यू तो तेरा रेट महंगा होने के कारण चेंज हुआ, इन्फ्लेशन के कारण रेवेन्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बट क्वांटिटी में क्या चेंज आया, क्या एफिशिएंसी में कुछ चेंज आया, नहीं। जो चीज 10 रुपए की थी वो 12 रुपए की होगी तो सेल तो बढ़ेगी बढ़ेगी। नहीं सर, रेवेन्यू बेस्ड कभी भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज वो अपने आप में ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है एसेट कंजम्पशन का। क्लियर। तो नीचे सर AS10 इन्होंने एट अ ग्लैंस दोबारा एक प्रोवाइड किया हुआ है, क्लियर, जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस, और मोस्टली ये आपका AS10 ही था। क्लियर, जितने भी पॉइंट्स आप लोगों ने रीड आउट किए ये आपका AS10 ही था, ऑलमोस्ट। इज दैट क्लियर। सो यहाँ पे ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों का 6 भी कंप्लीट होता है। एंड नाउ ओनली वन टॉपिक दैट इज चैप्टर 17 ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा क्या है जी, पेंडिंग है। क्लियर, देखते हैं, टेकअप करते हैं इसको वन बाय वन। एंड अगर हो सका तो इसके या तो सारा ही रेपिटिशन कर देंगे या बीच बीच में थोड़ा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये पढ़ा भी है कि एक लेक्चर आप ले लीजिए, एक लेक्चर मैं यहाँ पे टेकअप कर लेता हूँ, कि थोड़ा सा इसको टाइमली बेसिस पे अगर कंप्लीट कर लें देन आपका मेरे वाला सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। क्लियर, देखते हैं मेरे पास प्रीवियस क्या है, जो लास्ट मेरे पास, क्योंकि टॉपिक सेम है, नो चेंजेस, कोई फर्क नहीं है, एज इट इज बिल्कुल वर्ड टू वर्ड क्या है, सेम है। हाँ, उसमें एक दो पॉइंट्स हैं जो मैंने पहले टेकअप नहीं करे थे, वो आपके साथ नए हो जाएंगे रिकॉर्ड। क्लियर, तो बनाते हैं नेक्स्ट वन कि कैसे इसका पैटर्न लेकर चलेंगे। बट 17 में आप लोगों का जो पॉइंट है वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम्स का हमें क्या करना है, ऑडिट। जितनी भी एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंडिचर्स, इनकम्स, वन बाय वन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होगा, ऑडिट होगा। जैसे अदर इनकम्स का ऑडिट करना, रेवेन्यू का ऑडिट करना, मींस अपना सेल्स फ्रॉम सेल्स का, परचेज का ऑडिट करना, ट्रेड क्रेडिटर्स, डेटर्स, क्लियर, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड ऑल, तो आपने पहले भी एक बार रीड आउट किया था। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स आएंगे, बोरिंग्स का, फिक्स्ड एसेट्स का, इंटेंजिबल्स का। अब ये मान लिए ये टॉपिक लास्ट में करने का ये फायदा है, ओवरऑल हर जगह तेरा अकाउंट्स भी, लॉ भी, हर पॉइंट से तेरे को यहाँ पे टैक्सेशन का मैटर भी तुझे क्या मिलेगा, ऑडिट के अंदर मिलेगा, क्योंकि आप एफएस की आइटम्स का क्या करने जा रहे हो, ऑडिट करने जा रहे हो। इज दैट क्लियर। चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट।